और चलिए आपको सीधे राइजिंग इंडिया में लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त मंच पर मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शासकों में जिनको रिजर्वेशन सदर्न इंडिया में मिला है, विशेष करके आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस इलाका में सब कैटेगराइजेशन विद इन एससी कम्युनिटी, इसकी एक मांग उठी थी। कर्नाटक में तो एक कमीशन विद जस्टिस सदाशिव जी के नेतृत्व में कमीशन भी पिछले दिनों में बैठा था। कर्नाटक में 32% ओबीसी रिजर्वेशन भी दिया जा रहा था। रिजर्वेशन देश में किसको दिया जाएगा उसकी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई थी, संविधान सभा में हुई थी। रिजर्वेशन भारत की सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था को देखते हुए रिलीजियन आधार पे नहीं, पिछड़ेपन के आधार पे दिया जाएगा, ये निर्णय हुई थी। पिछले दिनों में कर्नाटक में राजनीतिक उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदाय को पिछड़े बना के उनको रिजर्वेशन देने की काम किया गया था। हमने उसको सेटराइट किया। उनको हमने इन दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अदर देन एससी, एसटी, ओबीसी जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड ग्रुप है, इनके अलावा जो लोग हैं उनमें से भी जो पिछड़े लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन उनके लिए भी प्रोटेक्टेड हो, इसके दायित्व हमने लिया है, उसकी इनिशिएटिव लिया है, पॉलिसी बनाई। उसमें माइनॉरिटी उसमें कन्वर्ट होंगे, जो अनोमली था उसको सेटरेट किया गया है। और इसके कारण आज देखिएगा कर्नाटक की सामाजिक जीवन में बोम्मई सरकार की, बीजेपी सरकार की इस निर्णय का एक आधा व्यक्ति और अनुष्ठान को छोड़ के सर्व समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है। सब प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है, थोड़ा छुप छुप के कांग्रेस कर रही है कि इसको हमारी विरोध है। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है कि आपका ये कहना है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का, उसका कर्नाटक में वो फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन और कर्नाटक के चुनाव की नतीजा 13 मई को आ ही जाएगा। इससे पहले तो एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था भारत जोड़ो की समय में। उस समय में गुजरात की चुनाव हुआ, उस समय में उसके बाद पोस्ट भारत जोड़ो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ। सीपीएम और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़े त्रिपुरा में। इसकी नतीजा हम सबके सामने है। कुछ लोगों के मन में ये एक धारणा है हमारा लिए एक अलग आईपीसी बने, हमारा लिए एक अलग कानून व्यवस्था हो। ये मेरे अभिमत नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है। उस पार्टी के जिम्मेवार नेता कहते हैं उस खानदान के ऊपर कैसे केस हो सकता है। आप भारत की आईपीसी को चैलेंज करोगे, उसमें आप गुनहगार साबित होगे, जुडिशियल प्रोसेस में आपके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो आप एंटाइटलमेंट के आधार पे आपकी खानदानी अधिकार जताओगे। देश में तो डेमोक्रेसी आ चुका है। लेकिन ये एंटी ओबीसी का जो आप लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एंटी ओबीसी हैं, एक पूरा कैंपेन चलेगा पूरा देश भर में, तो अगर इफ यू फील दैट राहुल गांधी हैज नो इम्पैक्ट देन व्हाई दिस कैंपेन? नो, विषय उन्होंने ओबीसी समाज को गाली दिया था, एक वर्ग का नाम लेके कहा था, अपशब्द लगाया था जो भारत की कानूनी व्यवस्था में गुनाह है। इसी के कारण उनके ऊपर केस हुआ। ओबीसी समाज को उन्होंने गाली दिया था। मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी जी पहली बार नहीं कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कोर्ट की सामने माफी मांगना पड़ा उनको। इस बार भी जो असेसमेंट, जो खबरें आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से, कोर्ट उनको कहने वाला था कि आप माफी मांग के यहां से निकल सकते हो। लेकिन जो एरोगेंसी है, जो अहंकार है, हम कैसे माफी मांगेंगे? इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक जाति को गाली दोगे, और आप ये पहली बार नहीं कर रहे हो। हम ये ना भूले 2013 की एआईसीसी की कॉन्फ्रेंस के समय में मणिशंकर आयर जी ने कहा था
कि ये प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, तब मोदी जी को लीडर करके घोषित किया। इनकी नेतृत्व में हम लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की रिएक्शन क्या था? ये आए, हमारे वहां चाय बेचे, हम उनको स्टॉल बनाने के लिए स्थान दे देंगे। ये फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। आप भारत की, आपके खानदान के अलावा अब जिस कानून पे ये फंसे हैं, उन्हीं की पार्टी जब 2014 तक दायित्व में था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, मनमोहन सिंह जी की विदेश दौरा था, उन्हीं की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था, कैबिनेट में उसको अप्रूव भी किया था। उस ऑर्डिनेंस को युवराज साहब ने नॉनसेंस कह के फाड़ा था, आप लोगों के सामने फाड़ा था। अभी कपिल सिब्बल जी इसके ऊपर लेख भी लिखे हैं। राइट। कि देखो, समय कुछ नहीं छोड़ता है किसी को। आपकी जो माइंडसेट है, देश में सभी के लिए सभी अधिकार समान है, कानून सबके लिए समान रहेगा, ये भारत के सब नागरिकों को मंजूर है, उनके खानदान को मंजूर नहीं है, उनकी चापलूसकारों को मंजूर नहीं है, उनकी गुमास्ताओं को मंजूर नहीं है। चलिए अब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछते हैं। वो तो सारे सवाल थे कर्नाटका इंचार्ज से। आपने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री विल बी टॉट द करेक्टेड वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज द NEP. It's been 3 years now, 2.5 years. How much of that has been implemented? And how much pressure are you facing from your own ideologues who are saying that there has been a delay in projecting this corrected version of history? मारिया जी, मैंने कहीं नहीं कहा था, और आज की आपकी राइजिंग इंडिया के मंच पे मेरे अभिमत को स्पष्ट करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा था देयर विल बी करेक्शन ऑफ हिस्ट्री। ये पवन मेरे मित्र बैठते हैं, मेरे को रोज घेरते हैं पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद। मैंने और चलिए आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मित्रों, हमारे ऊर्जा और नगर विकास दोनों विभागों के दो प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। उसमें क्रम संख्या 10 पर एक प्रस्ताव था कि हमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना, भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें देश में कई जगहों पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की बात उन्होंने कही थी। उसका बहुत बड़ा एक व्यापक कार्यक्रम भी चल रहा था। उसी का इस समय वर्तमान में फेज 2 प्रोग्राम शुरू किया गया है। उस फेज 2 प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश में 4000 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं में से विद्युत का इवैक्यूएशन करने के लिए, विद्युत को बाहर ले जाने के लिए, खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में से ये योजना हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें 4000 में से 1800 मेगावाट के सोलर पार्क गरूठा झांसी में, ताल बेहट ललितपुर में, चित्रकूट में 600 मेगावाट के लगेंगे। दूसरा 600 मेगावाट का माधोगढ़ जालौन जिले में लगेगा। उसी प्रकार 1400 मेगावाट के अन्य प्रोजेक्ट भी उसी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में लगने वाले